हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फसल की जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की एक पहचान बन गया था। इंडिगो। इंडिगो का इस्तेमाल यूरोप के क्लॉथ इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा होता था और इसकी डिमांड की वजह से इंडिया में इसका कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन ये कल्टीवेशन कैसे होता था, इसमें रियॉट और प्लांटर्स का क्या रोल था और इंडिगो को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाया जाता था, आज की वीडियो में हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इंडिगो प्रोडक्शन एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव प्रोसेस था जिसमें बहुत ही सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे। 19th सेंचुरी के बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू होता था जिसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था। सबसे पहला स्टेप था इंडिगो प्लांट का हार्वेस्ट करना। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वर्कर फील्ड में इंडिगो प्लांट को काटते थे। उसके बाद इंडिगो प्लांट को फील्ड से उठाकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता था। ये फैक्ट्रीज बेसिकली इंडिगो फील्ड के आसपास होते थे जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। आप इस फिगर में एक 1863 की पेंटिंग देख सकते हैं जिसमें विलियम सिम्पसन ने एक इंडिगो फैक्ट्री को कैप्चर किया है। नेक्स्ट स्टेप है इंडिगो प्लांट्स को वैट्स तक ले जाना, जो काम ज़्यादातर औरतें करती थीं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वुमेन वैट तक प्लांट को कैरी कर रही हैं। वैट्स में प्लांट को सोक करने के बाद वैट्स पीटर का काम शुरू होता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, वर्कर कमर तक पानी में खड़े रहते थे और 8 घंटे तक इस सॉल्यूशन को पैडल से बीट करते थे ताकि इंडिगो एक्सट्रैक्ट हो सके। फाइनल स्टेप था इंडिगो को बेचने के लिए तैयार करना। इस पिक्चर में दिखाया गया है एक्सट्रैक्टेड इंडिगो को सॉलिडिफाई करके मार्केट में सेल करने के लिए तैयार किया जाता था। तो ये था पूरा प्रोसेस फ्रॉम फील्ड से लेकर फैक्ट्री तक और फिर फाइनल इंडिगो प्रोडक्ट बनाने तक। हर स्टेप बहुत ही लेबोरियस था और इसमें पीजेंट और वर्कर को काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। इंडिगो का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस था और कई स्टेजेस में होता था, हार्वेस्टिंग से लेकर फाइनल इंडिगो ब्लॉक बनाने तक। सबसे पहला स्टेप होता था इंडिगो प्लांट का हार्वेस्टिंग। जैसे प्लांट को फील्ड से फैक्ट्री तक लाया जाता था, वहां इनके लीव्स को अलग करके पहले वैट में डाला जाता था। पहले वैट को स्टीपर वैट कहते थे, जिसमें लीव्स को गर्म पानी में कुछ घंटों तक सोक किया जाता था। फर्मेंटेशन के दौरान ये लिक्विड बॉयल और बबल करने लगते थे। फर्मेंटेशन के बाद प्लांट मटेरियल को निकाल दिया जाता था और लिक्विड को दूसरे वैट में डाल दिया जाता था जिसे बीटर वैट कहते थे। इस वैट में लिक्विड को बीट किया जाता था जब तक उसका रंग ग्रीन से ब्लू में ना बदल जाए। फिर लाइम वाटर ऐड किया जाता था जिससे इंडिगो डाई फ्लेक्स के फॉर्म में अलग होने लगते थे। फिर इस मिक्सचर को तीसरे वैट में ट्रांसफर किया जाता था जिसे सेटलिंग वैट कहते हैं। इस वैट में इंडिगो पल्प नीचे सेडिमेंट की तरह सेटल हो जाते थे और जो ऊपर क्लियर लिक्विड था उसे ड्रेन कर दिया जाता था। लास्ट स्टेप था इंडिगो पल्प को प्रेस करके मोल्ड करना। वर्कर इन पल्प को ब्लॉक के फॉर्म में प्रेस करके उन्हें स्टैम्प और कट करते थे। फिर इन ब्लॉक्स को सूखने के लिए भेज दिया जाता था। इंडिगो कल्टीवेशन का सिस्टम सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि सोशली भी बहुत ही ऑपरेसिव था। इसमें पीजेंट को बहुत ही टफ कंडीशन में काम करना पड़ता था और ज़्यादातर केस में वो इन सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करने पे मजबूर हो गए थे। पीजेंट को जमीन के सबसे फर्टाइल हिस्सों पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ये काम काफी प्रेशर और फोर्स के साथ होता था, जहां उनको लोन दिए जाते थे और उनको कर्ज में फंसा दिया जाता था। जो पैसा उन्हें इंडिगो उगाने के लिए मिलता था, वो बहुत ही कम होता था, जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को और भी बुरा बना देता था। प्लांटर्स ने पीजेंट को कंट्रोल में रखने के लिए वायलेंस का सहारा लिया। उन्होंने लठियाल्स का इस्तेमाल किया, जिनको स्ट्रॉन्गमैन कहा जाता है, जो फिजिकल फोर्स के जरिए कॉम्प्लियंसेस को इंश्योर करता था। गोमस्तास, जो उनके एजेंट होते थे, उनका काम था रेंट को कलेक्ट करना और पीजेंट को कर्ज के थ्रू कंट्रोल में रखना। ये एक रिप्रेसिंग और वायलेंट सिस्टम बन गया था।
1859 तक जमींदार और विलेज हेडमैन ने भी पीजेंट का साथ देना शुरू कर दिया। ये लीडर्स भी प्लांटर्स के ग्रोइंग पावर से नाराज थे, क्योंकि उनकी अपनी जमीन अनफेयर लीज प्रोसेस के थ्रू खोते जा रहे थे। इसलिए उन्होंने भी रिबेलियन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस रिबेलियन में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कलेक्टिव एक्शन। पीजन ने रेंट देने से मना कर दिया और उन्होंने प्लांटर्स के वर्कर का बॉयकॉट किया। औरतें भी इस फाइट में एक्टिवली शामिल हुई। गोमस्तास पर अटैक हुए और लठियाल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस से ये क्लियर हो गया कि ये मूवमेंट बहुत ही बड़े पैमाने पे सपोर्ट के साथ हो रहा है। इस मूवमेंट की टाइमिंग भी काफी परफेक्ट थी। पीजेंट को लोकल लीडर्स का सपोर्ट मिल रहा था और ये यूनिफाइड ऑपोजिशन ने उन्हें और स्ट्रांग बनाया। जमींदार का रिजेंट यानी कि जमींदार का गुस्सा भी एक मेजर फैक्टर था। प्लांटर्स ने उन्हें भी फोर्स किया कि वो अपनी जमीन उनके कंट्रोल में दें और ये चीज उनके गुस्से को और भी बढ़ा दिया। जमींदार एक्टिवली पीजेंट को रेजिस्टेंस के लिए इनकरेज कर रहे थे, जिससे रिवोल्ट और भी फ्यूल अप हो गया। 1859 के विंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंडिगो ग्रोइंग रीजन का टूर किया। इस टूर को देखकर पीजेंट ने ये समझा कि सरकार उनकी सिचुएशन को समझ रही है और उनके प्रति सिंपैथी है। इस दौरान बरसात में मजिस्ट्रेट एशले एडन ने एक नोटिस इशू किया, जिसमें ये कहा गया कि रियॉट को जबरदस्ती इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। पीजेंट ने इस नोटिस को क्वीन विक्टोरिया की तरफ से एक डिक्लेरेशन समझा, जिसमें ये कहा गया कि अब इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है। एशले एडन का ये नोटिस असल में पीजेंट्स को शांत करने के लिए था, लेकिन पीजेंट्स ने इसे अपनी लड़ाई के लिए एक ऑफिशियल सपोर्ट की तरह समझा, जिससे रिबेलियन को और फ्यूल मिला। इस वक्त कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल्स ने भी रिबेलियंस के बारे में सुनकर इंडिगो डिस्ट्रिक्ट का टूर किया। उन्होंने पीजेंट की सफरिंग के बारे में लिखना शुरू किया, जो प्लांटर्स के ऑपरेसिव प्रैक्टिस को एक्सपोज करता है। इस राइटिंग ने ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ एक स्ट्रांग ओपिनियन बनाया। जब ये मूवमेंट स्प्रेड होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलिट्री को डिप्लॉय किया ताकि प्लांटर्स को पीजेंट के अटैक से बचाया जा सके। गवर्नमेंट ने इस इशू को हैंडल करने के लिए इंडिगो कमीशन भी बनाया, जिसका काम इंडिगो प्रोडक्शन सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करना था। इंडिगो कमीशन ने अपने फाइंडिंग में ये साबित किया कि प्लांटर्स काफी वायलेंट मेथड यूज करते थे और ये सिस्टम पीजेंट के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। कमीशन ने एडवाइस दिया कि रियॉट को अपने करेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में उन्हें इंडिगो उगाने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा और वो जब चाहे तो इंडिगो उगाने से मना कर सकते हैं। इस डिसीजन ने पीजेंट को एक लीगल राइट दिया, जिसे वो फ्यूचर में इंडिगो गाने के लिए रिफ्यूज कर सके, और ये पीजेंट के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी। ये रिबेलियन ब्रिटिश राज के एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट में से एक था, जिसमें पीजेंट ने अपने ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ने की हिम्मत दिखाई। इस रिबेलियन ने सिर्फ इंडिगो कल्टीवेशन का एंड नहीं किया, बल्कि ये दिखाया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वो अपने ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। इंडिगो कमीशन का वर्डिक्ट भी इस बात का एक प्रूफ था कि पीजेंट की लड़ाई सक्सेसफुल रही और उन्हें फ्यूचर के लिए एक बेटर लाइफ मिलने की उम्मीद मिली। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।